Welcome to Major HS Kalsi's Balnui Academy. I'm Mr. देवेश, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में आपके फिजिक्स के टेस्ट पेपर करे थे, तो आज की क्लास में भी हम फिजिक्स का टेस्ट पेपर ही करने जाएंगे ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। क्योंकि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो अब आपका रिविजन का टाइम है। तो सेम आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आपको उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। The first question says, if a pendulum is immersed in a vessel filled with liquid, then बोला है कि मान लो कि एक कोई जार बना लो, इसमें लिक्विड है कोई, इसमें अगर मैंने पेंडुलम डाल दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है, पेंडुलम विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या पेंडुलम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए घूमता रहेगा? देखते हैं अभी। पेंडुलम विल सून स्टॉप ऑसिलेटिंग। क्या पेंडुलम रुक जाएगा ऑसिलेट करना? सी ऑप्शन है, पेंडुलम विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट एज बिफोर। जैसे चल रहा था वैसे वो चलता रहेगा पेंडुलम। नन ऑफ दिस। बेसिकली एक चीज देखो यहाँ पे, अगर पेंडुलम मूव कर रहा है तो वो मूव कहाँ कर रहा है? अभी एयर में, मान लो अभी एयर में मूव कर रहा है, तो एयर का ड्रैग फोर्स अलग होता है, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स अलग होता है। लेकिन वही पेंडुलम को, वही मैंने ऑसिलेशन वाले पेंडुलम को अगर किसी लिक्विड में डाला, तो आपको मालूम है लिक्विड की लेयर्स के बीच में ना एक विस्कस फोर्स होता है, विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसको हम आप कह सकते हो लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स पाया जाता है, लिक्विड लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स पाया जाता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ऑब्वियसली अगर ये यहां और इस तरफ मूव करेगा तो आपके लिक्विड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कोसिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके पेंडुलम के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अपोज करेगा। तो जिसकी वजह से आपका पेंडुलम जो मूव कर रहा था धीरे धीरे करते 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 बिल्कुल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि है वो मोशन में, और आपको मालूम है फ्रिक्शन जो होता है मोशन को हमेशा अपोज करता है। तो लिक्विड का जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या काम करेगा? ये आपके मोशन को रोकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका पेंडुलम जो था वो हिलना या ऑसिलेट करना बंद हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ड्यू टू विस्कस फोर्स आप कह सकते हो। तो पहले का ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आपको कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे और आपको साइंटिस्ट के नाम दे रखे, तो आपको उसके हिसाब से टिक लगाना है। जैसे आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। आपको मालूम है बात किसकी हो रही है यहाँ पे? प्रेशर की। तो प्रेशर आपने सुना है, प्रेशर की यूनिट एटीएम में होती है, पैस्कल में होती है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक प्रेशर की जो बात करी थी वो किस साइंटिस्ट ने करी थी? आपके ए के थर्ड, पैस्कल ने। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए का थर्ड कौन सा है? एक ये वाला और ये वाला, बाकी दोनों का एलिमिनेट कर दो। सी और डी आपके कट गए, सी और डी ऑप्शन आपके कट गए। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा लॉ ऑफ मोशन बताता है? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आपके किन साइंटिस्ट ने दिया था? ये दिया था आपके न्यूटन जी ने। तो बी का जो होगा वो क्या होगा आपका? 4, ए का 3, बी का 4। तो ये आपका मैच हो रहा है और इसमें बी का क्या दे रखा है? 2। तो ऑब्वियसली अगर आपके चार में से दो ऑप्शन स्टार्टिंग के सही सही मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। आपको थर्ड और फोर्थ करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर 5 है, मान लो अगर आपके 5 मैच द फॉलो होंगे तो आप कोई 3 सही कर लो। अगर 4 है तो कोई आप कोई 2 सही कर लो, बाकी के 2 अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोलिक प्रेशर का पैस्कल होगा और आपके इनर्शिया वाले मोशन का किन साइंटिस्ट ने दिया था? आपके न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number of rotations of earth increases then the weight of the object on its surface। मान लो कि आपका अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, रोटेट बहुत तेज कर रहा है, मतलब रोटेशन इसकी तेज हो गई, तो कहीं ना कहीं जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो फोर्स बाहर की तरफ खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैंने रोटेशन बहुत तेज कर दी, पहले नॉर्मल रोटेट कर रहा था, अब जो उसने रोटेशन बहुत तेज कर दी, तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, बाहर की तरफ जो फोर्स खींचता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। आपको मालूम है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
अगर देखो आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी एक दूसरे को क्या एक दूसरे को क्या करता है, बेसिकली बैलेंस करके चलता है, तभी हम जमीन पे रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मोशन इसकी तेज होगी, अर्थ के रोटेशन की मोशन तेज हो गई, तो जिसकी वजह से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर ग्रेविटी कम हो जाएगी तो हमारा वेट क्या होगा, कम या ज्यादा? वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अगर हमारा g जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा वेट भी कम हो जाएगा। हमारा वेट क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, मतलब पहले से हल्के हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारा ग्रेविटी कम हो चुका है। ग्रेविटी कम क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, वेट क्या होगा आपका, लाइट हो जाएगा, विल इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज तब होगा जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। अगर रोटेशन स्लो हो जाएगी बहुत ज्यादा तब हो सकता है ये। इंक्रीज तो नहीं होगा, नो चेंज भी नहीं होगा, नथिंग कैन बी सेड ऑन दिस बेसिस, ये भी नहीं है, हम कह सकते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम होगी तो आपका mg में g की वैल्यू कम हो जाएगी, g की वैल्यू कम होगी तो आपका बेसिकली वेट भी कम हो जाएगा। तो वेट क्या होगा आपका, डिक्रीज। ये सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, इफ मास ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट है उसका मास जो है अर्थ के मास के 2 टाइम है, 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस जो है वो अर्थ के 3 टाइम्स है। ठीक है, द 8 नहीं, यहां पर होगा वेट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg, इसका मास क्या दे रखा ऑब्जेक्ट का, ये मास है 10 kg। बोला कि देखो एक आपका प्लैनेट है, उसका जो मास है वो अर्थ के मास का दुगना है, डबल है, 2 टाइम्स है। ठीक है, उसी प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स है रेडियस, रेडियस क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, अब जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है वो उस प्लैनेट पर कितना होगा, अगर उसका मास 10 kg है तो आपको इसमें दोनों की क्या कंपेयर करनी पड़ेगी, ग्रेविटी कंपेयर करनी पड़ेगी। तो ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, पहले हम देखो प्लैनेट का हम निकालते हैं, जीपी करके नाम देते हैं, और अर्थ का हम नाम देते हैं जीई। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, आपको मालूम है। तो देखो जी तो दोनों के लिए सेम होगा। अगर मैं प्लैनेट का बताऊं, जी एम की जगह पे क्या रखोगे, इसका मास कितना है, अर्थ के मास के 2 टाइम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2me, मतलब अर्थ का जो मास है उसका 2 गुना। ठीक है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर क्या था, 3 टाइम था, अर्थ के रेडियस के 3 टाइम था, इसका स्क्वायर कर दो और नीचे अर्थ का आ जाएगा। अर्थ का क्या होता है, जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर, ये आप लगा दो इस पे। तो आपका क्या क्या कट जाएगा, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा, एम ई से एम ई कट गया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या बचा आपका 2 और नीचे क्या बचा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और आर ई स्क्वायर का आर ई स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बच गया आपका 1 अपॉन में आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कट गया। तो आपका जो वैल्यू आए वो क्या है आपका 2 अपॉन में 9, 2 अपॉन में 9। अब देखो जो आपका ग्रेविटी था प्लैनेट का और ये था, इसका रेशियो क्या आ गया ये। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि जी पी जो है वो किसके इक्वल है, वो है 2 अपॉन में 9 जी ई के। हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि जी ई नीचे था, जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 जी ई अपॉन में 9। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको मालूम है ये बात। तो जी पी जो होगा वो क्या होगा 2/9। अब मैं जी ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 9.8, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अगर आप देखोगे ये क्या आएगा आपका, अगर आप 9.8 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 1 जा 9 कट गया, पॉइंट अभी भी 8 कम है तो एक 0 लगाओ, 9 8 जा 72, तो ये आएगा लगभग आएगा आपका लगभग आएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको डिवाइड करने पे क्या आ गया आपका, यहाँ तो 2 है, यहाँ क्या आएगा 1.08। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 8 जा 16, 1 ऊपर 1 2। ये जो ग्रेविटी निकली, ये ग्रेविटी जो निकली हमारे दूसरे प्लेनेट की वो क्या निकली 2.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी निकल गई। अब भाई बहुत ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व, लगभग पूरा सॉल्व हो गया। हमें बस ग्रेविटी चाहिए थी किसकी, उस प्लेनेट की। ठीक है, अच्छा अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो एक गिवन चीजें लिख लो जो कि मैं यहां बता चुका हूं कि आपका मास जो है प्लेनेट का मास जो है वो क्या है 2 टाइम्स है,
2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ये आप पहले लिख सकते हो गिवन में, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। अगर आपको रेडियस देखना है तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो आपके अर्थ के रेडियस के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये आप ध्यान में रखना। इसको, इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट करा। और फॉर्मूला क्या होता है आपकी जी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, बस बाकी सारी चीज आ गया। अच्छा, अगर मैं वेट की बात करूं, वेट को आप फोर्स से भी नोट कर सकते हो, या तो आप फोर्स लिखो या आप इसको लिखो वेट, एक ही बात है दोनों। क्या होता है, ये होता है आपका m इंटू जी। देखो मास तो कहीं चेंज हो ही नहीं सकता, मास कहीं चेंज नहीं होता। मास क्या आपका 10 kg, तो मास के जगह पे हमने लगा दिया आपका 10, और हमारा जो नया जी निकला, जी नया मतलब आपका जो नए प्लैनेट का ग्रेविटी निकला, वो क्या निकला आपका 2.16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 21.6। अच्छा, आपका वेट है तो किस में आएगा, फोर्स या वेट आपका न्यूटन में आता है, 21.6 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली आएगा ये। तो इसका अप्रोक्सीमेटली सबसे क्लोजली आंसर क्या है, ना तो 4.4 है, ना 6.7 है, ना 45 न्यूटन है। इसके सबसे क्लोजली जो आंसर है वो आपका 22.2 n। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 22.2 n। अब देखो इसमें होता क्या है कि कभी कभार आपके सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं ना, वो ऊपर नीचे हो रखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं कर सकता। हाँ, इसको मैं 21.6 को 22 भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूँ, इसको भी मैं 22 लिख सकता हूँ, तो दोनों एक बात है, आप कह सकते हो। सबसे जो क्लोजली आंसर वो है आपका ऑप्शन ए। हमने इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करा, हमने दोनों की ग्रेविटी निकाली, उनको कंपेयर करा, फिर बाद में ग्रेविटी की कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यू आ गई आपके दूसरे वाले प्लैनेट की ग्रेविटी की, और उसको बस हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उसका वेट मिल गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है भी। A balloon of mass 236 kg is at rest near the ground। एक बलून है, यहाँ पे बलून क्या बोला, छोटा बलून नहीं बोल रहा, यहाँ पे जो हॉट एयर बलून टाइप का होता है ना, वो वाला बलून मान लो, ग्राउंड के नियर रेस्ट कर रहा है। निगलेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, आप एयर ड्रैग को मतलब निगलेक्ट कर दो, मान लो कि वहाँ पर कोई एयर ड्रैग नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इफ अ बैग ऑफ 40 kg फिल्ड विद सैंड, मान लो कि उस पर कोई बैग रखा था जिसमें सैंड कितना था 40 kg, उसको हमने नीचे फेंक दिया। विथ सैंड इज ड्रॉप्ड डाउन देन द बलून। अगर आप, वैसे आपको मालूम है कि मैं अगर बलून पे बैठा हूं और अगर मैंने कोई भारी चीज नीचे फेंकी तो बलून हल्का होकर के ऊपर चला जाएगा, तो कहने का इसका मोशन अपवर्ड में होगा। ठीक है, डाउन वाला तो मूविंग अप हो सकता है, डाउन नहीं होगा। विल यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिमेन स्टेशनरी, इसका हम देखते हैं क्या होता है। तो कुछ कुछ चीजें हम निकालते हैं, आप कुछ कुछ चीजें देख लो कि मास क्या है बलून का, क्योंकि इतनी सी जगह में नहीं होगा, हम इसको दूसरे पेज में करते हैं। मास ऑफ बलून क्या है आपका 230, मास ऑफ बलून जो कि आपका 236 kg। ठीक है, 236 kg। मास ऑफ सैंड जो है वो क्या 40 kg था शायद, हाँ 40 kg। अच्छा, अगर मुझे टोटल पता करना है, देखो इनिशियल में जब उसके पास ये सैंड था 40 kg, तो इनिशियल में उसके पास कितना फोर्स होगा, इनिशियल बाइंड फोर्स कितना होगा उसमें, अगर मैं बात करूं इनिशियल, इसको एफ को लिख लो, बाइंड फोर्स कितना होगा जब बलून के पास ये था, तो इन दोनों के मास को ऐड कर दूंगा mb प्लस ms, और इसको मैं किसी मल्टीप्लाई कर दूंगा ग्रेविटी, कंबाइन है, कंबाइन। ठीक है, मास ऑफ बलून, हॉट एयर बलून, और जितना उसके पास मास था पहले, मास ऑफ सैंड 40 kg, उसको हमने प्लस कर दो जी से मल्टीप्लाई कर दे। हमें अभी ओवरऑल निकालना है टोटल कितना था जब वो स्टार्टिंग पोजीशन में था, इनिशियल पोजीशन में था। तो मास ऑफ बलून क्या है 236 है, 23 लिख दिया मैंने, शायद 236 है, प्लस 40 इंटू में जी क्या होता है आपका 9.8, तो इसको ऐड करके तो कितना आएगा आपका 60, और क्या जाएगा आपका 306, शायद ये होगा ना आपका, नहीं 0, ये होगा आपका 6, 4 और 3 7, और ये होगा आपका 276 होगा ये आपका 276। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.8 से। अगर मैं 276 को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा
अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 2704। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया आपका 2704.8 न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स लगा इनिशियल का फोर्स लगा निकाल रहे हैं। जब इसके पास क्या था, जब इसके पास सैंड था तो उसके पास जो फोर्स होगा न्यूटन में कितना निकलेगा आपका, अप्रोक्सीमेट निकलेगा 2704.8। ठीक है, अब देखो, अब जब हमने क्या काम करा, जब हमने वो बोरी फेंक दी, मतलब जो भी सैंड का था जो भी था वो हमने फेंक दिया, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा हमारा, नेट फोर्स कितना निकलेगा, जितना हमारा टोटल था पहले, हमारा टोटल क्या था, इनिशियल क्या था आपका, इनिशियल था आपका ये निकला, उसमें से खाली अगर मैं, उसमें से अगर खाली मैं इसके मास को माइनस कर दूं, मतलब बलून के मास को, टोटल कितना था, देखो हमें कितना निकालना है कि बेसिकली आपका जो रिजल्टेंट आया, नेट फोर्स आया वो कितना आया, अगर मैं टोटल फोर्स में से बलून वाले को माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम चल जाएगा कि सैंड का जो है कितना आया। ठीक है, तो टोटल कितना था आपका इनिशियल में ये FB। अगर मैं खाली बलून का बताऊं तो बलून का कितना आएगा, ये आपका मास ऑफ बलून इंटू में ग्रेविटी कर दो, तो ये कितना था आपका 2704.8, और इसको माइनस करने पे क्या आएगा, ये क्या है 236 इंटू में 9.8, 236 इंटू में 9.8। अगर आप 236 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा 2312.8, और इसका क्या है आपका 2704.8। इसको कर दो माइनस, माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका 0 2 9 3, आपका आएगा लगभग 392 न्यूटन। ठीक है, 392 न्यूटन कौन सा आया आपका, जो नेट फोर्स आया है, नेट फोर्स। ठीक है, ये आपका नेट फोर्स आया है जब उसने वो 40 kg का जो सैंड था वो नीचे फेंक दिया। ठीक है, अब हमें देखो, हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था कि कैसे मूव करेगा, अप करेगा, डाउन करेगा, एक्सेलरेशन करेगा, कैसे करेगा, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया, ये क्या है आपका नेट फोर्स। ठीक है, अब मुझे पता करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स m इंटू ए, मुझे तो खाली a चाहिए ना यहाँ से, तो मैं फोर्स में से मास को डिवाइड कर दूंगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, मेरा नेट फोर्स कितना निकला है 392, और आपके मास क्या है, मास यहाँ पे किसका आएगा, मास आएगा यहाँ पे बलून का, क्योंकि हम बलून के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बलून का मास कितना है, वो है 236, हाँ 236 के आसपास आपका है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.8 के आसपास आएगी, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन मालूम चल गया, एक्सेलरेशन क्या आपका 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन की हेल्प से ये कहाँ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं किसी भारी चीज से कुछ हल्की चीज बाहर फेंक दूं तो वो थोड़ा अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसकी मूवमेंट कैसे होगी, इसकी मूवमेंट होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी इसकी। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका विल स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये तो कम डाउन है, ये नहीं होगा, विल मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा, रिमेन स्टेशनरी, ये भी नहीं होगा, आपका होगा बी, विल स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 2 था, 1.8 था तो 2 मान सकते हो आप। तो वो आपका जो बलून है वो आपका ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने भी सॉल्व भी करा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले आपको इनिशियल स्टेज का फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको नेट इनिशियल मतलब आप टोटल निकाल दोगे, टोटल में से आप जो खाली बलून के रिस्पेक्ट है वो माइनस कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कितना वो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, जो भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड बिकम्स 50 किलोमीटर फ्रॉम 20 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका u, ये आ गया आपका v, 20 से 50 बन गया 10 सेकंड में, हो गया आपका t। एक्सेलरेशन कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपको बताऊं u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम किलोमीटर को आपके मीटर में कन्वर्ट करेंगे और के आपको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है SI यूनिट में आंसर होना चाहिए आपको, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर मैं
अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करूंगा तो क्या होगा बेसिकली, किलोमीटर में जैसे कि मान लो मैं यू को कर रहा हूँ तो 20 किलोमीटर कितने मीटर का होता है आपका, 1000 मीटर का होता है आपका। और कितने मीटर का होता है, और होता है आपका अगर कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड, ये आ गया आपका। और को अगर मैंने सेकंड में कन्वर्ट करा तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है आंसर सही लाने के लिए। अगर आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर वेरी कर सकता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो आप देख सकते हो ये कट गया इससे, और आपका आंसर क्या बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 6 6 36 का हाफ क्या होता है 18। तो अगर मैं 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आ गया आपका 100/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप इसको काट करके क्या लिख सकते हो, 50/9, ये भी आप लिख सकते हो 50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं v की वैल्यू भी आप सेम कर सकते हो। v क्या था आपका, v था आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में आप 50 इंटू 5 इसमें कर सकते हो आप 55/18 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेसिकली, आप देख सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 250/18। अगर आप इसको कट भी करना चाहो तो आप इसको कट भी कर सकते हो। अगर आप 9 के रिस्पेक्ट में ले आओ डिनोमिनेटर को तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको एलसीएम लेने में बहुत ईजी रहेगा। तो 250 का जो हाफ होगा वो क्या होगा, 125/9, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का है, ये आपका मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखो हमने दोनों स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट में, जो कि आया आपका 50/9 मीटर पर सेकंड, और हमने फाइनल वेलोसिटी को भी कंपेयर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया आपके ऐसे यूनिट में। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली आपका होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालना है। फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी आप घटा दो और उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, v माइनस यू अपॉन में टाइम। अब v क्या है यहाँ पे, v है हमारा ये 125/9 माइनस 50/9 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या हमारा, टाइम है हमारा 10 सेकंड। तो इसका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5 7, और ये क्या आ गया आपका 9, और ये क्या आ गया आपका 10। ठीक है, अब इसको अब करोगे भी तो क्या आएगा, अगर ये आपका कट रहा है तो काट दो, किससे जा रहा है आपका ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा लगभग कट करने के बाद इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 75/3, 3 2 जा 6, 1 ऊपर, ये आएगा आपका 5। तो ये आ गया आपका 25/3, और अगर ये 10 जो ये 10 कहाँ चला जाएगा, ये 10 चला जाएगा आपका ऐसे करके ऊपर। ठीक है, या इसको डिवाइड भी कर सकते हो। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका 25/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा आपका लगभग आएगा आपका 25/3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 3 8 जा 24, 1 पॉइंट, फिर से 0 आ गया तो 3 3 जा 9, 8.3 आ गया। अगर मैं 25/3 को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 8.3, लेकिन अपॉन में 10 भी तो है, तो इसको क्या करोगे आप, अगर 8.3 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.83। लेकिन हम क्या निकाले, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका जो है बेसिकली आंसर आया है। आंसर क्या है आपके एक्सेलरेशन का 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल एग्जैक्टली 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस आपको मालूम है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है मैं इसको बहुत सारे फॉर्मूले से रिलेट कर सकता हूँ, जैसे कि आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया, आपका ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही समझ लिया कि पूछ क्या रहा है तो आपका क्वेश्चन आधा वैसे सॉल्व हो जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से फॉर्मूले को। तो इसमें जो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रिलेट करना तो हमें वेलोसिटी के टर्म्स में करना था। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में, मतलब
वेलोसिटी का रेट आप निकाल दो चेंज ऑफ वेलोसिटी का, और वो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। सारा कुछ हमें गिवन था, हमने फॉर्मूला में पुट करो और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7 से जो 9 क्वेश्चन होंगे वो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। उनमें आपको मालूम है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, अगर रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका ऑप्शन ए आएगा उसमें। ऑप्शन बी में क्या बोल रखा है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों रिस्पेक्टिवली ठीक है लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो आएगा आपका ऑप्शन बी। सी में क्या होता है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है लेकिन आपका ऑप्शन आर जो आपका स्टेटमेंट आर जो क्या इनकरेक्ट है, तब आएगा हमारा ऑप्शन सी। डी में आएगा आपका ए इनकरेक्ट है लेकिन आपका आर जो वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। तो ये आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 7th बोल रहा है स्टेटमेंट में ए में कि ग्रेफाइट इज अ गुड लिब्रिकेंट। जो ग्रेफाइट जो होता है बहुत गुड लिब्रिकेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसकी लिब्रिकेशन प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। तो कहीं ना कहीं ग्रेफाइट एक गुड लिब्रिकेंट है। ये असर्शन तो ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं इसका रीजन देखूं, रीजन में लिखा गया है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इसका रीजन देखो, स्टेटमेंट आपका ये भी ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो अगर मैं बताऊं कि ये रिस्पेक्टिवली दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन आपका आर जो है, लेकिन आपका आर जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या होता है, ए एंड आर बोथ ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है लेकिन आपका आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंडक्टर्स पोजेस लो रेजिस्टेंस। देखो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, देखो सुपर कंडक्टर्स के पास बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उनका नाम ही क्या पड़ा है, सुपर कंडक्टर। कंडक्टर के पास तो वैसे रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन अगर मैं सुपर कंडक्टर की बात करता हूं तो उनके पास रेजिस्टेंस और कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। रीजन है इसका, सेवरल मेटल्स और अलॉयज बिकम सुपर कंडक्टर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। देखो बहुत सारे आपके मेटल्स जो होते हैं, बहुत सारे मेटल्स वो बेसिकली एलॉय जो होते हैं वो आपके सुपर कंडक्टर बन जाते हैं जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो आपने नाम सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन का, तो उसको उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। देखो इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ज़रूरी नहीं है कि आपके मेटल्स या अलॉय सुपर कंडक्टर बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट ए जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आर वो जो इनकरेक्ट है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनी गैस कैन बी यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस इन प्लेस ऑफ हाइड्रोलिक लिक्विड। देखो हम कोई भी गैस यूज कर सकते हैं क्या हाइड्रोलिक लिक्विड में? आपको मालूम है गैस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस इजिली हो सकते हैं वो। अब इसी चीज़ का नुकसान है कि हम इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सुना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या यूज़ होता है, आपके लिक्विड यूज़ होते हैं, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं ना लगभग उनकी कंप्रेसिबल वैल्यू बहुत ही कम होती है, या इनकम्प्रेसिबल भी आप कह सकते हो लगभग। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे कोई पिस्टन पुश करना है तो उसके बीच में लिक्विड होगा, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आएंगे तो वो भी अच्छे से पुश करेंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड की जगह पे गैस डालूंगा तो कहीं ना कहीं वो वहां तक देखो इस एंड से इस एंड तक अप्लाई ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके गैस में कंप्रेसिबिलिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक जो आपका ब्रेक होता है उसमें आपका कभी भी गैस यूज़ नहीं होना चाहिए, आपका लिक्विड यूज़ हो तो बेटर है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट ए क्या है, इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ वेरी लो। मैंने जैसे कि आपको बोला कि जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम कंप्रेसिबल होते हैं वो। कहीं ना कहीं बात ये स्टेटमेंट ठीक है। इसमें है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। तो ऐसे आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, if I watch
बेस्ड ऑन वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज टेकन इनटू अ डीप माइन, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट। देखो अगर कोई वॉच है वो किस पे बेस्ड है, आपका वाइब्रेटिंग स्प्रिंग के। तो अगर उसको मैंने कोई डीप माइन में ले गया मैं, तो उसके मतलब उसके टाइम पर क्या, या उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्या वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, या जैसे था वैसे ही बताएगा, इट विल स्टॉप। देखो इसमें ना खाली एक वर्ड पे है क्वेश्चन आपका, वो वर्ड क्या है आपका? वाइब्रेटिंग स्प्रिंग। वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जो होता है ना, वो ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होता है। जो आपका वाइब्रेटिंग स्प्रिंग होता है वो ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होता है। उसको इफेक्ट कौन कर सकता है? खाली उसकी फिजिकल नेचर। वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जो होता है आपकी ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आप उसको बिल्कुल ज़मीन के अंदर ले जाओ या ज़मीन के ऊपर ले जाओ, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाइब्रेटिंग स्प्रिंग पे इफेक्ट कौन डाल सकता है? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डाल सकता है बस। अगर ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होगा तो चाहे आप सरफेस पे घड़ी देखो, चाहे आप ज़मीन में घड़ी देखो, चाहे आप पाताल में घड़ी देखो, हर जगह आपका टाइम एक ही दिखाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से कहीं भी टाइम देखो तो दोनों जगह टाइम क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है। द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बिलो विच मैटर कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मैटर लिक्विफाइड नहीं होता भाई, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? वो होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो। देखो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है बेसिकली वो आपका 273.16 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है, हमारे एब्सोल्यूट आंसर तो आपका ये है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो, इस कंडीशन में आपके पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते। पार्टिकल स्टॉप मूविंग, मूव स्टॉप मतलब मूविंग ही नहीं करेंगे, मूव ही नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मैटर को लिक्विफाई करना है तो कहीं ना कहीं मुझे उसके पार्टिकल्स को मूव करवाना पड़ेगा। अगर मूव होगा तब वो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टिकल्स ही मूव नहीं करेंगे तो वो स्टेट तो चेंज करने से रहा, स्टेट चेंज होगा ही नहीं। स्टेट चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ, आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्टेट के चेंज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो तो आपका -273.16 सेल्सियस होगा, लेकिन ये ध्यान रखना एब्सोल्यूट जीरो पे पार्टिकल्स आपके मूव करना स्टॉप कर देते हैं, इसकी वजह से वो कोई भी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन सी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। देखो ईच का चार्ज पार्टिकल, ना तो हमें यहाँ पे चार्ज का मास दे रखा है, ना हमें चार्ज की वेलोसिटी दे रखी है। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन आधी दे रखी है तो हम इसको ढंग से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हमें कुछ बता ही रखा होता, या तो मास बता रखा होता या वेलोसिटी बता रखी होती, तो हम इसको एक्जैक्टली बता देते कि उसका आंसर ये है या उसका आंसर ये है या उसका आंसर ये है। लेकिन क्योंकि हमें ना तो मास बता रखा ना हमें वेलोसिटी बता रखी है, तो जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो ये ऑप्शन क्या आएगा आपका? कैन नॉट बी डिटरमाइन या डिटरमिन। ठीक है, मास वेलोसिटी दे रखी थी तब तो हम इजीली निकाल लेते, मास यहाँ पुट करते, वेलोसिटी यहाँ पुट करते, तो आपका आंसर इजीली आ जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा हमें। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे ना सोचते कि भाई कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते ताकि वो आपका दिमाग घुमाए। कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं आपके। हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी किसकी यूनिट होती है? क्या कैपेसिटेंस की होता है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, या आपकी इंडक्शन की? देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हेनरी को ना कभी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी सेम स्टार्टिंग होती है हर्ट्ज करके। ठीक है, इंडक्शन का होता है, अभी इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन क्या होता है बेसिकली? देखो मान लो कोई बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है, चाहे प्लस है या माइनस है जो भी है, इसके आगे अगर मैं छोटा न्यूट्रल चार्ज रखूंगा, न्यूट्रल चार्ज है मान लो, छोटा सा कोई न्यूट्रल चार्ज है, तो ये क्या काम करेगा? बड़ा जो चार्ज पार्टिकल है ना, आपके छोटे चार्ज पार्टिकल को, चार्ज न्यूट्रल जो चार्ज को डिवाइड कर देगा। प्लस की जगह पे माइनस 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 आ जाएंगे और अपोजिट साइड चला जाएगा प्लस 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 प्लस। क्योंकि किसी हैवी चार्ज, किसी बहुत बड़े चार्ज की वजह से न्यूट्रल चार्ज जो था उसने अपने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को सेपरेट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन का जो बेसिकली यूनिट होता है वो क्या होता है? आपका हेनरी। तो उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। ठीक है,
what happens in the charging process of lead storage cell? लेड स्टोरेज सेल में क्या होता है? क्या लेड पेरोक्साइड जो होता है पॉजिटिव से लेड ऑक्साइड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, या डेंसिटी जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड की घटने लग जाती है, या डिपॉजिट हो जाता है पॉजिटिव सेल में PbSO4, या फिर डेंसिटी ऑफ एसिड इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप बैटरी चार्ज करते हो ना, तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है HOSO4 जो होता है वो बार बार रीजनरेट करता रहता है, बार बार रीजनरेट करता रहता है, बार बार रीजनरेट करता है। इसका मतलब क्या है कि बार बार उसकी फॉर्मेशन होगी, मतलब एक बार खत्म हो गया फिर से रीजनरेट कर लिया, एक बार खत्म हो फिर से रीजनरेट कर लिया, एक बार खत्म हो फिर से रीजनरेट कर लिया। इसका मतलब कि बार बार वो रीजनरेट करता है, बार बार वो फॉर्म होता है। तो इसको अगर मैं बताऊं, इसकी वजह से आपकी जो एसिड की डेंसिटी होती है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बार बार वो जनरेट कर रहा है, बार बार वो रीजनरेट कर रहा है, बार बार रीजनरेट कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब बच्चे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक ही वर्ड पे इसका आंसर है, द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डज नॉट कंटेन। देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यूरेनियम के 236 आइसोटोप के पास ही नहीं पाया जाता? तो अगर आप देखोगे न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। देखो प्रोटॉन एक न्यूक्लियस का पार्टिकल है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी कह सकते हो, न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता? अगर आपको मालूम है कि एक एटम है, उस एटम का न्यूक्लियस है क्या? बीच में, ठीक है, और इसके आसपास रिवॉल्व कौन करता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स। आसपास रिवॉल्व कौन करता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स। तुम एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं? लेकिन इसमें क्या बोला है? न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में तो आपका इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता ना। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियस और जो यूरेनियम का उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? वो नहीं पाया जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर रिवॉल्व करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कब से आने लग गए? नहीं आते आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के बाहर जो है उसके चक्कर लगाते रहते लेकिन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं जाता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। देखो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी आती है इसकी वजह से कि जो उसके गैस के पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं ना, वो उनका मोशन कैसा होता है? ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। जो आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्यों होता है? एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि अगर आपके ट्रांसलेशनल मोशन होंगे आपके आइडियल गैस के, तो कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टिकल्स का मोशन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? कहीं ना कहीं आपके जो पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या बढ़ेगा? उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना। तो अगर आपके आइडियल गैस के जो एनर्जी होता है उसमें करके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। और आपको मालूम है अगर ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा इन सब में से? क्या आपका प्रेशर बढ़ेगा? नहीं। वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं। शेप बढ़ेगा? नहीं। आपका क्या चेंज होगा? आपका चेंज होगा टेम्परेचर। आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसलेशनल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मोशन जो होती है, बिल्कुल पार्टिकल्स के जो बिल्कुल स्ट्रेट मोशन होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अगर आपका ट्रांसलेशन मोशन चेंज होगा तो आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा, कम ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या ये खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? देखो अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। और आपको मालूम है अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या ये दोनों प्रोड्यूस करेगा? हाँ भाई, ये आपका इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस करेगा और ये आपका मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या, ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी ज्यादा सही है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप मूव भी करता है ना, तो वो दोनों क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। An electric lamp of
1000 वॉट एंड 220 वोल्ट विल हैव द रेजिस्टेंस ऑफ, एक आपका लैंप है जिसकी पावर है 100 वॉट और उसका वोल्टेज है या पोटेंशियल है वो आपको 220 वोल्ट, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका होता क्या है अगर आप देखोगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R होता है क्या? P इज इक्वल टू क्या होता है आपका? वी स्क्वायर अपॉन में R। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है? मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए ना। रेजिस्टेंस ऊपर आ गया और वॉट आ गया नीचे, तो वी स्क्वायर क्या है? वी क्या है आपका? 220 इंटू 220 या हो गया इसका स्क्वायर, और वॉट कितना है इसका? ये आपका 100, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो 222 इंटू 22, 22 इंटू 22 क्या हो गया? 44, ये आ गया आपका 484। तो आपका जो रेजिस्टेंस है कितना है आपका? 484 ओम, 484 ओम। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं आपके क्वेश्चंस जो कि आपको फॉर्मूला याद करवाते हैं, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला आप सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज आप याद करके जाना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। A voltmeter measuring AC records to 30 volt. What is the average value of voltage? आपको एवरेज वैल्यू बतानी है वोल्टेज की, क्या होगी एवरेज वैल्यू? तो इसमें आप देख सकते हो, पहले तो आप फॉर्मूला निकाल लो कि आपका जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है आपका? वी पी अपॉन में √2, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? वोल्ट वैल्यू पुट करो और आपका आंसर क्या आ जाएगा? वी आर एम एस आ जाएगा 233 अपॉन में √2। लेकिन ये तो आपका आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वाला है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए, एवरेज वोल्टेज जो है उसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए? एवरेज वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली, आप लिख सकते हो कि 2 पाई मतलब 2 बाय पाई अगर पोटेंशियल का जो वोल्ट होगा वो, अगर हमें यहाँ से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वीपी, ये क्या हो जाएगा आपका? वी आर एम एस मल्टीप्लाई में √2, ये आ गया आपका वीपी। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, बस यहाँ पुट करो और आपको क्या आ जाएगा? वी एवरेज आ जाएगा। वी एवरेज अप्रोक्सीमेटली अगर आप करोगे तो आपका किसके आसपास आएगा? ये आएगा आपका 207.3 वोल्ट के आसपास। लेकिन आपका इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई हो, तो आप किसी एक को चेंज कर लो, इसको 207 कर लो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 207.3 वोल्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। रूट मीन स्क्वायर पे आप ये वैल्यू डाल दो, √2 डाल दो, उसके बाद ये तो आ ही जाएगा, ये आने के बाद इसको यहाँ डाल दो, पाई की वैल्यू डालो, 2 की वैल्यू डालो, सिंपल, बहुत ईजी। Sound waves transfer a quantity x from one place to another. The quantity x is, आपको मालूम है कि कोई साउंड जो होता है वो एक चीज़ को ना, एक x चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये है वो x चीज़ जो साउंड वेव ने यहाँ से लेकर के इसको ट्रांसफ़र करा यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली साउंड वेव जो होता है किस चीज़ का ट्रांसफ़र करता है? साउंड वेव ट्रांसफ़र करके आपके मास का ट्रांसफ़र करता है। साउंड वेव कभी मास का ट्रांसफ़र नहीं करता, तो वेवलेंथ का करता है, वेवलेंथ का भी कभी नहीं करता, ना वेलोसिटी का करता है, वो करता है आपके एनर्जी का। साउंड वेव जो है एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउंड वेव्स ट्रांसफर क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या करता है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। उस क्वांटिटी को हम एक्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। If the speed of moving object is doubled, then its acceleration will become 2 times, its weight will be doubled, its kinetic energy will be doubled, its kinetic energy will become 4 times. देखो, अगर मैं किसी भी स्पीड या वेलोसिटी, चलो पहले हम देखते हैं आपके एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में
टी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं आपका वेलोसिटी बढ़ा डबल कर दूंगा तो उनका डिफरेंस जो होगा वो 2 टाइम्स आ जाएगा, नहीं। या फिर इसका वेट डबल हो जाएगा। वेट का आपके वेलोसिटी से लेने देने कुछ भी नहीं है। मास इनटू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी का वापस एक्सलेशन आ गया, जब एक्सलेशन ही नहीं चेंज हो रहा तो हम वेट का भी कुछ नहीं कह सकते। काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t mv²। अगर आपका स्पीड डबल हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v की जगह पे मैं 2 भी लिख सकता हूँ, m2v²। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ m v की वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4v²। 4 को बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा 4 हाफ mv²। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने स्पीड डबल करा तो वो आपकी इनिशियल जो आपका काइनेटिक एनर्जी था वो कितना बढ़ गया, आपका 4 टाइम हो गया। आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना बढ़ गया, आपके 4 टाइम्स। तो ना तो डबल होगा, ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, सो ये ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो बेसिकली उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो आपके 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको, ऑप्शन डी। ठीक है, आप देख भी सकते हो मैंने पुट करा तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1.2 mv²। द रेडियस ऑफ 30 kg आयरन बॉल एंड अ 10.5 kg एल्यूमिनियम बॉल आर इक्वल। रेडियस दोनों के सेम है, दोनों का मास डिफरेंट डिफरेंट है। बोथ आर ड्रॉप डाउन टुगेदर फॉर अ माउंटेन टॉप। एक माउंटेन के टॉप से दोनों बॉल को नीचे गिरा दिया गया, एल्यूमिनियम को और आयरन दोनों को। ठीक है, व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे विल हैव। अगर वो 10 मीटर ऊंचे होंगे ग्राउंड से तो उनके पास जो होगा क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन, सेम पोटेंशियल एनर्जी, सेम मोमेंटम या सेम काइनेटिक एनर्जी। तो इस पे आप क्या देख सकते हो कि ये कौन सी कंडीशन है, अगर मैंने दोनों को माउंटेन के टॉप से गिराया तो क्या होगा इसमें, माउंटेन के टॉप से। एक बात देखो, फ्री फॉल वाली कंडीशन होगी ना आपकी, ये फ्री फॉल वाली जो कंडीशन होती है वो कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फ्री फॉल वाली जो कंडीशन होती है वो आपके बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अफेक्ट नहीं करता। तो होगा क्या, भले ही आपका मास डिफरेंट है, एक है आपका m1 एक है आपका m2, भले ये दोनों सेम नहीं है, इट डजेंट मैटर क्यों नहीं करता, क्योंकि फ्री फॉल आपके मास पे डिपेंड नहीं करता। मास कितना भी अलग हो, कोई भी दिक्कत हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्री फॉल आपका डिपेंड करता है ग्रेविटी। तो क्या आपकी ग्रेविटी चेंज होगी, अगर इस पेन के लिए 9.8 है ना तो मेरे लिए भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। अगर बेसिकली कोई भी भारी से भारी ऑब्जेक्ट है उन सभी के लिए ग्रेविटी की वैल्यू वही होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भले उसका मास 10 किलो, भले उसका मास 100 किलो, भले उसका मास 1000 किलो। अगर मैं किसी फ्री फॉल कंडीशन में दो ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो दोनों वो सेम एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे जाएंगे भले उसका मास कितना भी हो। तो आपका जो होगा फ्री फॉल वाली कंडीशन में सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सेम एक्सेलरेशन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा। if the temperature of a gas is decreased below its condensation point then। अच्छा, अगर मैं कोई गैस है उससे अगर उसके मैंने कंडेंसेशन पॉइंट से भी टेम्परेचर ज़्यादा कम कर दिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके कंडेंसेशन पॉइंट से अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपके पार्टिकल जो है गैस के वो मूव करना बहुत धीरे धीरे करके डिक्रीज कर देंगे, बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे, स्लो कर देंगे बहुत ज़्यादा मूवमेंट। हाँ तो ये ठीक है, ये वाला अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। आपको मालूम है जब गैस होगा ना तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैंने कंडेंसेशन पॉइंट से भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो कहीं ना कहीं उनके पार्टिकल बीच में ना अट्रैक्शन होने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्शन भी ठीक है। गैस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं किसी भी गैस का कंडेंसेशन पॉइंट से टेम्परेचर और ज़्यादा कम कर दूंगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्टेट चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और एक आपके जो पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी उनमें कम होने लग जाएगी और एक उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो स्टेट चेंज होकर के लिक्विड में होने लग जाएंगे। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है आपके। तो उसमें क्या होगा आपका, ऑल थ्री, ए बी सी तीनों के ऑप्शन आपके ठीक है। 2 liter of water
at 80 degrees Celsius is filled in a bucket which is already containing 10 liters of water 20 degrees Celsius, the final temperature of water will be। देखो बेसिकली इसमें आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका क्या कहता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे कि 2 लीटर पानी कौन सा है आपका, 2 लीटर पानी आपका, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मास हो जाएगा आपका 2 kg, M1 बोलो M2 बोल लो, डिपेंड करता है। दूसरा क्या आपका 10 लीटर है, ये क्या हो जाएगा आपका M2, ये M2 2 kg। ठीक है, तो पहले देखो कंडीशन क्या है कि एक पानी था आपको 80 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा पानी था आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें क्या कंडीशन होगी। मान लो एक में बहुत गर्म पानी बहुत ठंडे पानी को मिक्स करता हूँ, तो क्या होगा, पहली बात तो आपका जो गर्म पानी था उसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके लूज होने लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ठंडे पानी से मिला, अपने अकॉर्डिंग तो ठंडा होगा ना। और जो आपका ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत गर्म पानी से मिला है। तो इसमें आपके 2 कंडीशन होंगे, एक जो होगा हीट लॉस्ट बाय दिस वाटर जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री था, ये हीट गेन्ड बाय दिस वाटर जिसका टेम्परेचर था 20। ये दोनों इक्वल में आएंगे आपके, ये दोनों किस में आएंगे आपके, इक्वल में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तब तक वो आपस में टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ऑब्वियसली अगर किसी का 80 है किसी का 20 है, वो तब तक में आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो इसका ऑप्शन इसका आप क्या लिखोगे, हीट लॉस्ट बाय वाटर जिसका टेम्परेचर कितना था, कौन सा वाटर, 80 डिग्री सेल्सियस वाला, इक्वल क्या होगा, हीट गेन्ड बाय वाटर जिसका टेम्परेचर कितना था आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा इसका, इसको हम M1 मान लेते हैं। अब इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल में कितना था, देखो इनिशियल में बहुत ज़्यादा था, ये इनिशियल में क्या था, बहुत ज़्यादा था, इसको हम इसके फाइनल वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों में CC भी होगा, CC तो आपस में कट जाएगा। और अगर मैं बात करूं हीट गेन्ड बाय वाटर, तो ये भी क्या होगा आपका, जो M था M2 था, TF माइनस इसमें इनिशियल हो जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम था, C था, C से C कट गया। M क्या है इसका M है आपका 2 kg, इनिशियल क्या था आपका 80, और ये क्या था आपका TF हमें नहीं मालूम तो इसको TF ही रहने दो। M2 कितना था आपका 10 लीटर का मतलब 10 kg, TF कितना था आपका नहीं मालूम, और इनिशियल कितना था इसका, इनिशियल था आपका TI 20। इसको सॉल्व कर लो बस, 160 माइनस में 2 TF, ये क्या हो जाएगा आपका 10 TF माइनस में 20, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 मतलब प्लस का 12 TF, और इसको एक जगह ले जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस का 180, माइनस का 180। तो इसको करने के बाद आपका क्या बचेगा 12 TF। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा ना, 20 इंटू ये 200 हो जाएगा, सॉरी अभी इधर चले जाके क्या चला जाएगा 200 प्लस 160, ये हो जाएगा आपका 360, इसको चेंज कर लेना 360 हो जाएगा। तो 12 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 TF जो है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 360 से, तो TF की वैल्यू क्या आएगी आपकी 360 अपॉन में 12, 12 3 जा 30, तो जो फाइनल टेम्परेचर आए दोनों को मिक्स करने के बाद तो कितना आएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको कहीं ना कहीं कंडीशंस तो भूल ही जाओ, पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, फिर उसको कंडीशंस में पुट करना, मतलब सोचो कि मैं इसको कैसे पुट कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको कोरिलेट करके पुट कर सकता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस वाला कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, वाटर बॉइल्स व्हेन, देखो वाटर कब बॉइल करता है, जब आपके वाटर का वेपर प्रेशर वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, जब आपके वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तब वो बॉइल करता है। तो ये तो बिल्कुल आपका डायरेक्ट गिवन थ्रू क्वेश्चन था, ये आपका इन्वायरमेंट के प्रेशर के आसपास अगर आपका वेपर का प्रेशर आ जाए वाटर का तो वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा।
व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। देखो जब लाइट आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उनमें से उसका क्या चेंज नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। सेम उसका वेवलेंथ भी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी तो चेंज होती होती लाइट की, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है आपके सोर्स के ऊपर। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी चीजें आ रही है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके सोर्स के ऊपर, कि किस सोर्स से आ रहा है वो डिपेंड नहीं करता किसी मीडियम के ऊपर। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ना मीडियम, ना ऑब्जेक्ट के पैथवे, ठीक है, ना उसका स्पीड, ना उसका वेवलेंथ, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, वो खाली सोर्स पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी खाली आपके सोर्स पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। The electrons of Rutherford's model would be expected to lose energy because, देखो आपके एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था गोल्ड फॉइल वाला, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्सपेरिमेंट था मेरे हिसाब से। उसके बाद हाँ इनमें कुछ कमियां थी जो आपके नील्स बोर ने कवर कर लिया था। तो उसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड के वो क्यों लूज कर रहे थे एनर्जी, क्यों, क्योंकि वो एक दे जंप ऑन द न्यूक्लियस, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जंप करते हैं, तो ऐसे तो कभी नहीं होता। दे मूव रैंडमली, क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके रैंडमली मूव कर रहे थे, ऐसा भी नहीं होता। एस्केप फ्रॉम द एटम, क्या वो एटम से एस्केप करा था, ऐसे भी नहीं होता। एनर्जी लूज करने का जो मेन था उसमें, उसका रीजन था क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव जो थे वो रेडिएट कर रहा था वो, जिसकी वजह से वो एनर्जी लूज कर रहा था। और यही चीज़ जो थे आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड उस टाइम पर नहीं बता पाए, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर ये चीज़ डेवलप नहीं थी। लेकिन आपके नील बोर जो थे उन्होंने बताया था कि आपके इलेक्ट्रॉन जो थे एक स्पेसिफिक पैथवे में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उन पैथवे को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वो एनर्जी रेडिएट बिल्कुल भी नहीं करते। अगर वो एनर्जी रेडिएट करते, मतलब ऐसा था कि उनको लगा था कि अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन गिर करके आपके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तब तो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सॉरी लेकिन ऐसा नहीं था। वो आपके एनर्जी रेडिएट कर रहे थे किसकी रीजन की वजह से, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज हो रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में बी एक्सप्रेस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, आई। आई का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। कितना चार्ज कितने यूनिट एरिया में टाइम से जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको करंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, चार्ज करंट होती है आपकी कूलोम, COULOMB। और आपका टाइम का क्या होता है, सेकंड, ऐसा यूनिट, तो कूलोम पर सेकंड। तो उसका ऑप्शन क्या है, कूलोम वॉट, जूल कूलोम, ओम्स कूलोम, ये होगा आपका कूलोम पर सेकंड, ठीक है। तो आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले मालूम होंगे, जब आपको यूनिट्स मालूम होंगी। तो चार्ज जो करंट होता है क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका करंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डाल दो और टाइम का डाल दो, आ गया आपका आंसर। बहुत ईजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रेल रोड कार। किसी गाड़ी के ऊपर एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, इज ऑब्जर्व टू हैंग एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री। 10 डिग्री कैसा हो रखा था वो, टू द राइट ऑफ द वर्टिकल। जैसे वर्टिकल है, वर्टिकल के राइट 10 डिग्री हो रखा था वो, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और वो वर्टिकल हो रखा था गाड़ी के 10 डिग्री और इसके सीलिंग पे लटका हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन द फिनोमेना। अच्छा, अगर गाड़ी रेस्ट पर होगी तो ये पेंडुलम भी क्या होगा, रेस्ट पर, लेकिन ये राइट में था तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द रेलरोड कार इज स्लाइडेड टू द लेफ्ट। देखो अगर मैं अपनी गाड़ी लेफ्ट मोड़ूंगा ना तो कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी में आप जो इनर्शिया लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा, ठीक है, काउंटर अटैक करने के लिए, अपरेंट फोर्स जिसको हम बोलते हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और अपनी गाड़ी अगर मैं लेफ्ट में मोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को अपरेंट फोर्स फील होगा, मेरी बॉडी या मेरी गाड़ी में जो भी ऑब्जेक्ट है उनको अपरेंट फोर्स फील होगा। अगर मैंने गाड़ी लेफ्ट में घुमाई तो आपके जो चीजें होंगी वो राइट में जाएगी, अगर मैंने गाड़ी राइट में घुमाई तो चीजें लेफ्ट में जाएंगी। ऑब्वियसली अगर आपका पेंडुलम राइट में है, अगर आपका पेंडुलम राइट में, इसका मतलब मैंने, अगर पेंडुलम आपका ऐसे राइट में, इसका मतलब मैंने गाड़ी कहाँ घुमाई है, आपके लेफ्ट में घुमाई है। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, द रेलरोड कार इज रिलेटेड टू द लेफ्ट। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। द रेलरोड कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टू द राइट। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट की तरफ हम जा रहे हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से, तो भी उस पर वो जो होगा आपका पेंडुलम होगा वो आपके लेफ्ट की तरफ ही टिल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे टिल्ट कैसे हो रखा है, आपके राइट की तरफ। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है।
द रेलरोड कार इज एक्सलेटेड टू द राइट। रेलरोड कार राइट पे क्यों एक्सलेट होगा भाई? क्योंकि एक तरफ फोर्स नहीं जाता। ऐसा नहीं होता ना कभी कि आप गाड़ी राइट में घुमा रहे हो और राइट में ही मुड़ जाओ आप भी, नहीं, आपके ऊपर आपके ऊपर एक एपरेंट फोर्स फील होगा जो कि आपको अपोज करेगा थोड़ा मोशन में। तो राइट में भी नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन बी। ठीक है, if the resultant force acting on a body of constant mass is zero then the body's momentum is, क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है, बॉडी का मास क्या है? कांस्टेंट है, और इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स जो है, फोर्स क्या है इस पे? आपका जीरो। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? देखो एक बात देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसने बोला है कि आपका फोर्स जो है वो जीरो है, फोर्स क्या है आपका? जीरो। आपको मालूम है मास तो आपका कांस्टेंट ही होता है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर आपका फोर्स जीरो है, मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट। हमें ये भी मालूम चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट। यहीं पर बात खत्म हो गई सारी। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बॉडी का मोमेंटम कैसा होगा? अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन में टी, ये भी क्या होगा आपका? कांस्टेंट ही होगा, जीरो मान लो, क्योंकि आपके वेलोसिटीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तभी आपका एक्सेलरेशन क्या जा रहा है? कांस्टेंट। मान लो एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रही है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड जा रही है, उसके बगल में दूसरी गाड़ी भी 5 मीटर पर सेकंड जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी गाड़ी का स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं करूंगा तो v माइनस यू मतलब 5 माइनस 5 अपॉन में टाइम, जो भी टाइम ले रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी का डिफरेंस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट। अब हम बात करें थोड़ा मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी। p इक्वल टू क्या होता है? mv। आपका मास तो कांस्टेंट होता ही है, यहाँ पे तो हमने वेलोसिटी भी कांस्टेंट निकाल दिया। अब आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, मास तो कांस्टेंट था ही, आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बोल रहा है ये कि बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा? कांस्टेंट ही तो होगा, क्योंकि दोनों आपके दोनों फैक्टर कांस्टेंट है ना, तो मोमेंटम को भी क्या बना देगा? कांस्टेंट बना देगा। लेकिन आपको रिलेट करने के लिए पहले आप फोर्स का फॉर्मूला रिलेट करो, एक्सेलरेशन का रिलेट करो, एक्सेलरेशन से फिर आप ये वाला फॉर्मूला रिलेट करो, ये वाले फॉर्मूले से फिर इसको v को पुट कर दो आप mv वाले में, फिर v की वैल्यू आपकी कांस्टेंट, तो m की वैल्यू भी कांस्टेंट है ऑलरेडी पहले से, आपका फिर मोमेंटम का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज भी आपके सेट्स ऑफ क्वेश्चंस करे बहुत सारे, जिसमें आपने देखा कि न्यूमेरिकल से कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली स्टेटमेंट, खाली न्यूमेरिकल, खाली कॉन्सेप्चुअल, ऐसा नहीं आएगा, सब कुछ मिक्स होकर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, इन टाइप के और क्वेश्चंस को देखें, हम आपके लिए और क्वेश्चंस लाएंगे अगली क्लासेस में। तब तक आप अपने आप में प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।